पैसे कमाना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन पैसे को संभालना भी एक कला है। जब हम हर महीने मेहनत से कमाते हैं, तो अक्सर हमारी नज़र खर्चों पर होती है। बिल्स, किराया, घूमना फिरना और मनपसंद चीज़ें। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे खर्च और बचत का संतुलन कैसे होगा? बचत कोई त्याग नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी भरा फैसला है। यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की सीढ़ी है। चाहे वह घर खरीदना हो, यात्रा पर जाना हो या किसी आपात स्थिति में आत्मनिर्भर रहना हो। इस डायरी के जरिए आप न सिर्फ अपने खर्चों पर नजर रखेंगे, बल्कि अपने आप से सवाल भी करेंगे, सोचेंगे और हर महीने एक बेहतर वित्तीय निर्णय की ओर बढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डायरी कौन सी है। अब समय है कि आप अपने पैसे के साथ एक मजबूत, सकारात्मक और सचेत रिश्ता बनाएं। और इस सफर में आपका साथी होगा काकेइबो। तो चलिए जानते हैं काकेइबो विधि के बारे में। यह एक पारंपरिक जापानी बजट प्रबंधन प्रणाली है, जिसे 1904 में जापान की पहली महिला पत्रकार हानी मोतोको ने विकसित किया था। इस विधि का उद्देश्य है आय मतलब इनकम और खर्च पर ध्यान केंद्रित करते हुए पैसे को समझदारी से खर्च करना और बचत की आदत डालना। यह विधि खासकर लेखन और आत्मचिंतन पर आधारित है। आइए विस्तार से समझते हैं कि काकेइबो क्या है और इसे कैसे अपनाया जाता है। काकेइबो का मूल उद्देश्य क्या है? खर्च की स्पष्टता लाना, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण, बचत को बढ़ावा देना और मानसिक रूप से पैसे के साथ एक मजबूत संबंध बनाना। खर्च की स्पष्टता लाना। हम अक्सर यह नहीं जान पाते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। काकेइबो हमें हर छोटे बड़े खर्च को लिखने और समझने की आदत सिखाता है। जब आप हर खर्च को एक डायरी में दर्ज करते हैं, तो आप साफ साफ देख पाते हैं कि आपने कितना पैसा किन किन चीज़ों पर खर्च किया है। और यही स्पष्टता आपको निर्णय लेने में मदद करती है कि किन किन खर्चों की ज़रूरत थी और किन पर आप चाहें तो नियंत्रण रख सकते थे। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण। कई बार हम बिना सोचे समझे इम्पल्सिव खरीदारी कर लेते हैं, जैसे सेल में कपड़े खरीद लेना, बाहर जाकर बार बार खाना खाना या ऐसी चीज़ें लेना जो वास्तव में ज़रूरी नहीं होती है। काकेइबो के जरिए जब आप रोज़ाना और हफ्तावार खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने आती है और आप अपने खर्च की आदतों को पहचान कर उनमें सुधार ला सकते हैं। यह धीरे धीरे अनुशासित वित्तीय व्यवहार में बदल जाता है। बचत को बढ़ावा देना। काकेइबो केवल खर्च लिखने का तरीका नहीं है, यह एक सोच है जो बचत को प्राथमिकता देती है। हर महीने की शुरुआत में जब आप तय करते हैं कि आप कितनी राशि बचाना चाहते हैं, तो आप अपने खर्च को उसी के अनुसार ढालते हैं। यह प्रणाली आपको बचत पहले खर्च बाद में की मानसिकता सिखाती है, जो लंबे समय में आर्थिक स्थिरता और लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करती है। मानसिक रूप से पैसे के साथ एक मजबूत संबंध बनाना। काकेइबो केवल एक वित्तीय टूल नहीं है, बल्कि एक आत्मनिरीक्षण का अभ्यास है। जब आप पैसे के साथ अपने व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं कि आपने क्यों खर्च किया, क्या वह ज़रूरी था और आपने कैसा महसूस किया, तो आप पैसे के साथ एक संवेदनशील और समझदार रिश्ता बनाते हैं। यह आपको न केवल धन के प्रति जागरूक बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से संतुलित और शांत भी रखता है। चलिए काकेइबो की प्रक्रिया को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर महीने की शुरुआत में खुद से 4 सवाल पूछना काकेइबो की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है।
ये सवाल आपको सोचने, समझने और पैसे को सही दिशा में चलाने की ताकत देते हैं। पहला सवाल, आपकी कुल आय कितनी है? आय का अर्थ यहाँ पर है सैलरी, साइड इनकम, बोनस या अन्य लाभ। यह जानना सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। आपकी कुल आय में वो सभी स्रोत शामिल होने चाहिए जिनसे आपको नियमित या अस्थायी रूप से पैसा प्राप्त होता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपनी टोटल इनकम नहीं जानते तो आप खर्च और बचत की योजना भी नहीं बना सकते। आय का स्पष्ट अनुमान आपकी पूरी फाइनेंशियल योजना की नींव है। दूसरा सवाल, आपकी आवश्यक खर्च की राशि कितनी है? जैसे कि किराया, बिजली पानी का बिल, ईएमआई, स्कूल फीस वगैरह वगैरह। अब आप अपनी इनकम में से उन खर्चों को सूचीबद्ध करें जो हर महीने निश्चित रूप से होते हैं और जिन्हें टालना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए मकान का किराया या होम लोन की ईएमआई, बिजली पानी, इंटरनेट और मोबाइल बिल्स, बच्चों की स्कूल फीस, राशन, परिवहन, दवाइयाँ आदि। ये सब क्यों ज़रूरी है? इससे यह तय होता है कि आपकी आवश्यकताओं के लिए कितना पैसा पहले से अलग रखना होगा। इससे बचत और बाकी खर्च के लिए सही आंकड़ा मिल पाता है। तीसरा सवाल, आप इस महीने कितना बचाना चाहते हैं? अब आपको तय करना है कि आप इस महीने अपनी इनकम का कितना हिस्सा बचाना चाहते हैं। यह बचत किसी लक्ष्य के लिए हो सकती है, जैसे आपातकालीन फंड, यात्रा के लिए आपको फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई नया मोबाइल या गाड़ी खरीदना हो तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता हो सकती है, या आपको दीर्घकालिक निवेश करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी बचत करने की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि क्यों ज़रूरी है? बचत कोई बच जाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे महीने की शुरुआत में ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सवाल आपको सोच समझकर खर्च करने की दिशा में ले जाता है। चौथा सवाल, आप कितना खर्च कर सकते हैं? अब जब आपने अपनी कुल आय, आवश्यक खर्च और बचत तय कर लिया तो जो राशि बच जाती है वही आपकी वास्तविक खर्च करने के योग्य राशि होगी। यह राशि आप अपनी इच्छा अनुसार मनोरंजन, अपनी इच्छाओं के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, बाहर खाना खाने के लिए आदि पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन सीमित दायरे में। इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बचते हैं और एक सीमित बजट के अंदर रहते हुए अपनी इच्छाओं को संतुलित तरीके से पूरा कर सकते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं काकेइबो की खर्च श्रेणियों के बारे में। काकेइबो में सभी खर्चों को 4 प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जरूरी खर्च। ये वे खर्च हैं जो आपकी दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें टालना संभव नहीं होता और ये हर महीने आते ही हैं। उदाहरण के लिए किराया या गृह ऋण मतलब होम लोन, बिजली, पानी, गैस, मोबाइल या इंटरनेट बिल्स, किराना, दूध, सब्जी आदि, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बस, मेट्रो आदि, आवश्यक दवाइयाँ या इलाज। यह सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है क्योंकि ये खर्च आपकी बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े होते हैं। इन्हें पहले पूरा करना ज़रूरी होता है। दूसरी कैटेगरी है इच्छा, वांट्स। ये वे खर्च हैं जो आप अपनी सुविधा, मनोरंजन या व्यक्तिगत खुशी के लिए करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होते। इन्हें ज़रूरत होने पर टाला या कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाहर खाना खाने जाना, फिल्म देखना या OTT सब्सक्रिप्शन लेना, फैशन के कपड़े खरीदना या जूते खरीदना, मेकअप, गिफ्ट्स, पार्टी आदि के लिए खरीदारी करना। यह श्रेणी सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होती है क्योंकि यहीं से अक्सर अनावश्यक खर्च होते हैं। अगर आप चाहें
तो इन्हें सीमित करके अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है संस्कृति, शिक्षा, कल्चर या एजुकेशन। इस श्रेणी में वे खर्च आते हैं जो आपके ज्ञान, आत्मविकास और मानसिक विकास से जुड़े होते हैं। ये खर्च भविष्य में आपके व्यक्तित्व या करियर को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए किताबों की खरीदारी, कोई ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप में जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, संगीत, चित्रकला, नृत्य की कक्षाओं में खर्च करना। ये खर्च आत्मविकास और बौद्धिक समृद्धि के लिए होते हैं। इन्हें ज़रूरत के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकती है, खासकर तब जब आप व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहें। चौथा कैटेगरी अनपेक्षित खर्च, अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक खर्च। ये खर्च ऐसे होते हैं जिनकी कोई पूर्व योजना नहीं होती, लेकिन अचानक ज़रूरत पड़ने पर करने पड़ते हैं। इसलिए इनका कोई तय समय या मात्रा नहीं होती, लेकिन इनकी संभावना हमेशा बनी रहती है। उदाहरण के लिए अचानक बीमारी या अस्पताल का खर्च, किसी की सालगिरह या शादी पर उपहार देना, टूटा हुआ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर की मरम्मत या कोई ज़रूरी बदलाव। इस श्रेणी के खर्चों के लिए एक आपातकालीन फंड अर्थात इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अचानक आई ज़रूरतों में आप तनाव मुक्त रह सकें। इन 4 श्रेणियों को समझने और अपनाने से आपका खर्च अधिक संतुलित, जागरूक और नियंत्रित हो जाएगा। साप्ताहिक और मासिक समीक्षा। काकेबो पद्धति का यह भाग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आत्मनिरीक्षण शुरू होता है और सुधार की दिशा मिलती है। हर हफ्ते या महीने के अंत में आपको कुछ समय निकालकर अपने खर्च, बचत और निर्णयों का विश्लेषण करना होता है। यह अभ्यास आपको अपने पैसों के साथ एक गहरा और सचेत रिश्ता बनाने में मदद करता है। जैसे, आपने कितना खर्च किया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप अपनी काकेबो डायरी में दर्ज सभी खर्चों को देखें और जोड़ें। चारों श्रेणियों में कुल खर्च कितना हुआ? किस हफ्ते में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ और क्यों? इससे आप जान पाएंगे कि महीने का कितना हिस्सा किस चीज़ में गया और किस श्रेणी में आपके खर्च ज़्यादा हुए। आपने कितना बचाया? यह जानने के लिए कुल आय से कुल खर्च को घटाएं। अगर आपकी बचत आपके तय लक्ष्य के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो यह बहुत अच्छी बात है। यह विश्लेषण आपको अपने वित्तीय प्रगति को समझने में मदद करता है और यह प्रेरणा देता है कि आप आगे भी इसी तरह या और बेहतर तरीके से बचत कर सकते हैं। क्या आपने तय लक्ष्य को पाया है? महीने की शुरुआत में आपने जो बचत या खर्च का लक्ष्य तय किया था, क्या आप उस पर खरे उतरे? यदि हाँ, तो किस वजह से सफल हुए? और यदि नहीं, तो कौन सी आदत या परिस्थिति इसके आड़े आई है? यह आत्ममंथन आपके निर्णयों को बेहतर बनाता है और आप समझ पाते हैं कि क्या रणनीति आपके लिए कारगर रही और क्या नहीं। कहाँ अनावश्यक खर्च हुआ? अपने खर्चों पर गौर करें और चिन्हित करें कि कौन से खर्च इच्छा की श्रेणी में थे और क्या वे वास्तव में ज़रूरी थे। क्या कोई ऐसी खरीदारी हुई जिसे बाद में बेकार महसूस किया गया? क्या बाहर खाना या ऑनलाइन शॉपिंग बार बार हुई? इससे आप अपने खर्च करने के पैटर्न को समझ पाएंगे और अगली बार अधिक सजग होकर निर्णय ले सकेंगे। यह प्रश्न आपको आगे की योजना बनाने में मदद करता है और हर महीने खुद को एक कदम बेहतर बनाता है। यह केवल पैसे की बचत नहीं सिखाता, बल्कि माइंडफुल होकर खर्च करना सिखाता है। काकेबो का सबसे बड़ा असर यह होता है कि यह आपको बचत के पीछे का सोचने का तरीका बदलने में मदद करता है। यह आपको केवल यह नहीं बताता कि कहाँ खर्च कम करना है, बल्कि यह भी सिखाता है क्यों और कैसे खर्च करना है।
जब आप हर खर्च को लिखते हैं और उस पर सोचते हैं कि क्या यह ज़रूरी था, तब आप पैसों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। काकेइबो का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? काकेइबो सिर्फ एक बजटिंग टूल नहीं है, यह एक सोचने समझने की जीवन शैली है जो आपके पैसे के साथ आपके संबंध को पूरी तरह बदल सकती है और आप बिना ज़रूरत के खर्च करने से बचते हैं। हर खर्च एक सोच समझकर लिया गया फैसला बन जाता है। आप अपनी आदतों को पहचानते हैं और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हर हफ्ते और महीने के अंत में जब आप अपने खर्चों की समीक्षा करते हैं तो आपको खुद की आदतें समझ में आने लगती है। यह विधि डिजिटल नहीं बल्कि पेपर पेन आधारित है, जिससे आत्मनिरीक्षण अधिक गहरा होता है। आज की डिजिटल दुनिया में हम ऐप्स और सॉफ्टवेयर पर बहुत निर्भर हो चुके हैं, लेकिन काकेइबो की सबसे खास बात यही है कि यह लिखने की प्रक्रिया पर जोर देता है। जब आप अपने खर्चों को हाथ से लिखते हैं तो आपका दिमाग अधिक गहराई से उन्हें समझता है और उनसे जुड़ता है। काकेइबो एक सरल लेकिन प्रभावशाली जापानी विधि है जो हमें केवल पैसे बचाने नहीं बल्कि सोच समझकर खर्च करने और अपने आर्थिक व्यवहार को सुधारने की प्रेरणा देती है। यह पेपर पेन आधारित प्रक्रिया हमें आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और जागरूकता की ओर ले जाती है, जिससे हम न केवल बेहतर वित्तीय निर्णय लेते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक संतुलित और संतुष्ट रहते हैं।